नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी ज्ञानेश कुमार ने पद संभालते ही अपनी पहली बैठक में जो तेवर दिखाए, उसे देखकर विपक्षी दलों को ठंड में भी पसीना आ गया। यह कोई औपचारिक बैठक नहीं थी, बल्कि ऐसा लगा जैसे चुनाव आयोग का हॉल किसी युद्ध क्षेत्र में बदल गया हो, जहां ज्ञानेश कुमार ने तलवार निकालकर विपक्षी दलों को सीधे चुनौती दे दी हो। देखिए भाई, हम झूठे आरोपों के खेल में पड़ने वाले नहीं हैं। जब ज्ञानेश कुमार ने यह बात कही तो विपक्षी नेताओं के कान खड़े हो गए। उन्हें समझ आ गया कि यह वही पुराना पारंपरिक चुनाव आयोग नहीं है जहां हर छोटी बड़ी शिकायत दर्ज कर ली जाती थी। अब यह चुनाव आयोग एक सख्त प्रशासनिक मशीन बनने की राह पर है और इसकी कमान एक ऐसे अफसर के हाथों में है जो किसी की भी नहीं सुनता, खासकर जब बात राजनीतिक नौटंकी की हो। पहली ही बैठक में सख्त तेवर, विपक्ष हक्का बक्का। अपने पहले ही संबोधन में ज्ञानेश कुमार ने मुख्य चुनाव अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे झूठी शिकायतों के दबाव में बिल्कुल न आए। यानी कि विपक्ष अगर अब चुनाव आयोग पर धांधली के आरोप लगाएगा तो आयोग रोने धोने की बजाय उसे सीधे डस्टबिन में डाल देगा। यही नहीं, उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि कोई भी चुनाव संबंधी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चुनाव आयोग स्वतंत्र है और स्वतंत्र ही रहेगा। यह कहकर उन्होंने उन तमाम विपक्षी दलों को एक झटका दे दिया जो आयोग को मोदी सरकार का पपेट बताने में कोई कसर नहीं छोड़ते। यहाँ मन की बात नहीं चलेगी। चुनाव आयुक्त का विपक्ष पर कटाक्ष। ज्ञानेश कुमार का यह बयान सीधे विपक्ष पर एक व्यंग्य था। आमतौर पर जब भी कोई चुनाव नजदीक आता है, विपक्षी दल चुनाव आयोग को घेरने लगते हैं। कभी ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, कभी बूथ कैप्चरिंग की शिकायत करते हैं और कभी आचार संहिता के उल्लंघन का मुद्दा उछालते हैं। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने विपक्ष को पहले ही बता दिया कि यहाँ मन की बात नहीं चलेगी, सिर्फ कानून की बात चलेगी। यह लाइन सुनते ही विपक्ष के नेता असहज हो गए। मतलब साफ था, अब चुनाव आयोग ना तो किसी के झूठे आंसुओं में बहने वाला है और ना ही किसी के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बनने वाला है। ज्ञानेश कुमार का प्रशासनिक रिकॉर्ड, विपक्ष के लिए नया सिरदर्द। अब आइए जरा ज्ञानेश कुमार के प्रशासनिक करियर पर भी नजर डाल लेते हैं। 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी रह चुके ज्ञानेश कुमार रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय में कई अहम पदों पर काम कर चुके हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वे कठोर फैसले लेने में माहिर है और राजनीतिक दबाव में झुकने वालों में से नहीं है। तो जब ऐसे व्यक्ति को चुनाव आयोग की कमान सौंपी गई तो विपक्ष को यह समझ लेना चाहिए था कि अब पुरानी रणनीतियां काम नहीं आएंगी। लेकिन शायद उन्हें अंदाज नहीं था कि पहली ही बैठक में ऐसा झटका लगेगा। चुनावी खेल खत्म, ईवीएम और धांधली के मुद्दों पर सीधा जवाब। बैठक के दौरान ज्ञानेश कुमार ने चुनावी प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने की बात कही। उन्होंने ईवीएम पर उठ रहे सवालों पर साफ शब्दों में कहा कि यह मशीन पूरी तरह से सुरक्षित है और इसमें छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा, हर बार जब कोई चुनाव हारता है तो ईवीएम खराब हो जाती है और जब वह पार्टी जीतती है तो ईवीएम सबसे बेहतरीन मशीन बन जाती है। आखिर यह कौन सा लॉजिक है? उनकी इस लाइन ने पूरी बैठक में हंसी का माहौल बना दिया। लेकिन विपक्ष के लिए यह कोई मजाक की बात नहीं थी। कानून का होगा सख्त पालन, आचार संहिता का उल्लंघन नहीं बर्दाश्त। इसके अलावा चुनाव आयोग ने यह भी साफ कर दिया कि किसी भी राजनीतिक दल को आचार संहिता के उल्लंघन पर बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में। अगर कोई नियम तोड़ेगा तो उसे कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। इसका सीधा मतलब यह था कि चुनावी सभाओं में जो भी फ्री में लैपटॉप, मोबाइल और स्कूटी बांटने की घोषणाएं होती हैं, उन पर अब कड़ी नजर रखी जाएगी। क्या यह विपक्ष के लिए बुरी खबर है? तो क्या इसका मतलब यह है कि विपक्ष के पास अब कोई चुनावी हथियार नहीं बचा? बिल्कुल नहीं। अगर विपक्ष सच्चाई, ईमानदारी और निष्पक्ष राजनीति के रास्ते पर चले तो चुनाव आयोग से डरने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर वे अब भी चुनावों में हार के लिए ईवीएम और प्रशासन को दोष देने की रणनीति अपनाते हैं तो उन्हें भारी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अब राजनीति नहीं, सिर्फ निष्पक्ष चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का यह संदेश बहुत स्पष्ट है। अब चुनाव आयोग किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव में नहीं आने वाला। जो भी सही है वही होगा, जो गलत करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ी बात, झूठी शिकायतों का अब खेल खत्म। इसका मतलब यह हुआ कि अगर विपक्ष को कोई आपत्ति है तो उसे ठोस सबूतों के साथ सामने आना होगा। सिर्फ प्रचार करने से कुछ नहीं होगा। अब देखना यह होगा कि आने वाले लोकसभा चुनावों में क्या विपक्ष इस नए चुनाव आयोग के सख्त तेवरों का सामना कर पाएगा या फिर वही पुराना रोना धोना चलता रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या चुनाव आयोग का यह बदला हुआ रवैया भारतीय लोकतंत्र के लिए सही दिशा में कदम है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। खबर बड़ी दिलचस्प है क्योंकि जिस तरह से ज्ञानेश कुमार की एंट्री हो गई है उस वाले पटल पर जहां पर अब सबकी नजरें उन पर रहने वाली हैं। क्योंकि इससे पहले जो भी मुख्य चुनाव आयुक्त रहे पिछले खास तौर से 10 सालों में, लोग यही सोच रहे हैं कि भाई क्या कुछ बदलेगा या फिर वही लकीर की फकीर चलती रहेगी मामले। क्योंकि यहाँ पर तस्वीर यह है कि
जब संजीव खन्ना की कोर्ट में सीईसी का मामला गया, उनकी नियुक्ति का मामला गया, तो उन्होंने भी कोई खास तवज्जो नहीं दी है, इसमें कुछ होने वाला नहीं है, एज इट इज चलेगा ये। अब क्या वाकई में ऐसी तस्वीर देखने की आपको आदत डाल लेनी चाहिए, या फिर इस देश के लोकतांत्रिक सिस्टम जो कि वोटिंग के दौरान होता है उस पर कड़ी नजर रखनी होगी? क्या इसके अंदर रास्ते निकल के आएंगे विपक्ष के लिए? क्योंकि विपक्ष सीसी को लेकर के काफी कड़ा था। राहुल गांधी ने जिस तरह से ये कह भी दिया था कांग्रेस ने कि भाई आप कोर्ट के फैसले का इंतजार करें, लेकिन कोर्ट तो होली के बाद की डेट देकर बैठा है, उसे ये मैटर इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं लग रहा है। तो जिसके बनस्पत मतलब कांग्रेस जो है पूरी तरह से इस मैटर को 48 घंटे इंतजार करने के लिए कह रही थी। किस आधार पर कह रही थी? क्या उनको नहीं मालूम है कि बहुत सारी तस्वीर कोर्ट में जाकर काफी हद तक बदल रही है? क्या संजीव खन्ना भी इसी तरह से ठंडे बस्तों में डाल देंगे इतने खास मैटर को? क्योंकि डीवाई चंद्रचूड़ जब मुख्य न्यायाधीश थे तो उस वक्त में ईवीएम के कई मैटर आए थे कोर्ट में, और उन्होंने कहा था ये याचिकाओं का मतलब एक ट्रेंड सही चल गया है, इस तरह की बातें वो कह रहे थे, और कुछ खास इंपॉर्टेंट इशू पर उसे सुना नहीं गया। अब जाकर कुछ ईवीएम पर सुनवाई भी होने लगी। आइए हमारे साथ चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कौशिक जी है, उन्हीं के साथ इस पूरे मामले को समझेंगे। क्योंकि मुकेश जी ने ये बात हमें समझाई थी, बताई थी उनके मुख्य चुनाव आयुक्त बनने से पहले ज्ञानेश कुमार के कि वही बनेंगे, और उनके बारे में बताया था आपने कि भाई उन्होंने कहाँ कहाँ काम किया है और अमित शाह के करीबी हैं। ये सच और ये तस्वीर सामने निकल के आपकी ही जानकारी के बाद आई। अब बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या ज्ञानेश कुमार वाकई में मतलब क्योंकि एक तो चाणक्य ही कहे जा रहे हैं, अब चाणक्य के हाथ में भी कुछ इक्के होते हैं, तो ये चाणक्य के हाथ का ही एक इक्का बनकर रह जाने वाले, क्या है तस्वीर? मैं 2 डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। जी प्लीज। पहला तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि मीडिया ट्रायल सुप्रीम कोर्ट का नहीं होना चाहिए। वहां पर बहुत बारीकी से इशू सुने, देखे और लिस्ट किए जाते हैं, और चंद्रचूड़ ये कर देते या जस्टिस खन्ना वो कर देते। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी चीफ जस्टिस आएगा या कोई भी जस्टिस आएंगे, मुकदमों का और मामलों का फैसला बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की अपने उदात्त मानदंड है उनके आधार पर ही होगा। ये मेरा पुख्ता यकीन है। तो इसमें बिल्कुल आपका पुख्ता यकीन, उम्मीद भूमिका है। करते हैं कि इस देश की करोड़ों जनता का भी यकीन हो, लेकिन तस्वीरें उतनी भी पाक साफ नहीं है, इसीलिए सवाल उठते हैं। जी मैं अपनी बात बोल रहा हूँ। मेरा मानना यह है कि मेरा सुप्रीम कोर्ट में एक अगाध आस्था है, इस देश के संविधान में, उसके सुप्रीम कोर्ट में, उसके जजेस जी में। और अगर मैं जिस दिन उसको इसके विपरीत मानना शुरू करूंगा, उस दिन फिर बहस खत्म हो जाएगी, फिर तो मेरा आस्था ही खत्म हो जाएगी पूरे लोकतंत्र से। और तो मैं उसको बरकरार रखते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। ईवीएम पर अभी तक सैकड़ों मामले आ चुके हैं और हर कोर्ट के स्तर पर उनको रिजेक्ट किया जाता रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट हो जाएगा या अन्य कोर्ट में रिजेक्ट हो जाएगा तो इशू खत्म हो जाएगा, नहीं। ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल इशू है, और उसको पॉलिटिकली अगर पॉलिटिकल पार्टीज को फाइट करने की क्षमता नहीं बची है, वो उनके पास मंच नहीं बचे हैं, उनके पास संग्राम के जो क्षेत्र होते हैं, रण क्षेत्र होते हैं, वो असली वो है कि अगर आपको किसी संस्था के बारे में, किसी इशू के बारे में अपनी राय अगर कहीं नहीं चल पा रही है, तो एक आंदोलन का हथियार है आपके पास। आप उसको करिए और लोगों को समझाइए कि हाँ, ये कुछ हमारे साथ अन्याय हो रहा है, और अक्सर होता ही है। आपने अरब स्प्रिंग देखी ही होगी, जहाँ लोग पूरे तंत्र से असंतुष्ट थे और पूरे अरब में क्रांति हुई। क्रांतियों के लिए ही पॉलिटिकल पार्टी बनी है। अगर आपको वो नहीं करनी आती है तो आप दूसरों पर निर्भर रहिए और उनके फैसलों को मानिए। मेरा दूसरा डिस्क्लेमर ज्ञानेश जी के बारे में है, और जी मैं बहुत अनफिट पर्सन हूँ उनके बारे में बोलने के लिए, क्योंकि मैं उनको कम से कम अब आज की डेट में मैं 2004 से लेके आज 25 हो गया, मैं 21 साल से उनको जानता हूँ। तो मुझे उनके बारे में बहुत कुछ ऐसी जानकारियां हैं, मुझे अच्छी दोस्तियां हैं कि मैं बहुत अनफिट पर्सन हूँ उनके बारे में कोई भी क्रिटिकल समीक्षा करने के लिए। मैं उनको तब से जानता हूँ, वो जेएस शिपयार्ड हुआ करते थे डिफेंस मिनिस्ट्री में, और हम लोगों ने जरूर, लेकिन तब भी आप पत्रकार थे, आज भी आप पत्रकार हैं, इसलिए आपसे बेहतर हो भी नहीं सकता कोई। जी मैं फिर भी एक नरम कोना एक आदमी के साथ 2 दशक तक जीते हुए जो हो सकता है वो तो है। क्या ज्ञानेश कुमार
इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर अपना काम उस तरह से निर्वहन कर पाएंगे जिस तरह से जनता उम्मीद कर रही है, उस सवालों में नहीं घिरेंगे क्या? प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने और प्रतिपक्ष के नेता ने अपने असहमति के नोट के जरिए ज्ञानेश जी को मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया है। तो मैं कौन होता हूँ उनकी योग्यता पर सवाल उठाने वाला? वो अपनी योग्यता को डिफेंस मिनिस्ट्री के बाद मुकेश जी, बहुत होम सारे मिनिस्ट्री में पॉइंटर्स ऐसे रहे हैं पिछले कुछ वक्त में, पर्चियों मतलब वोट लिस्ट में बहुत सारे लोग का बढ़ जाना, जो विपक्ष ने तमाम तरह की बातें बताई कि एक एक घर में कई कई 24-24 और 100 तक वोट बढ़ गए, और लोगों का नाम लिस्ट से गायब हो जाना, ईवीएम पर कई तरह के सवाल खड़े होना, फिर डाटा जो है जब 9 से जैसे हरियाणा चुनाव में हुआ 9 बजे से 11 बजे के बीच तक वेबसाइट पर कुछ अपलोड ही नहीं हुआ रिजल्ट, उसके बाद अचानक होता है, उससे पहले तस्वीर कुछ थी, अचानक बाद में कुछ और हो गई। इस तरह ये तमाम सरकारें जो हैं फिर वो सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं, मतलब विपक्ष जो है अपने मामलों को लेकर तमाम तरह की चीजें ऐसी देखने में आई है। क्या आपको लगता है कि ज्ञानेश कुमार इज इनफ इंटेलिजेंट टू हैंडल सच सिचुएशन? विनीता मैं कहता हूँ कि सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन, और इस केस में बहुत जरूरी है कि निर्वाचन आयोग अपने आचरण, व्यवहार, अपने कर्मों और अपने बयानों में इतना स्पष्ट रहे कि भारत के लोगों को देश के चुनाव पर आस्था कभी न उठने पाए। क्योंकि 140 करोड़ लोग किसी सरकार को चुनते हैं, वो राज्यों के स्तर पर हो, पंचायत हो या केंद्र का हो। जिस दिन भारत के लोगों का आस्था इससे दरक गई, तब वो बहुत खतरनाक होगा। और वो मेरे लिए, आपके लिए खतरनाक नहीं होगा, वो इन्हीं सत्ताधारियों के लिए खतरनाक होगा जो भारत के लोगों के सेंटिमेंट के आधार पर, उनके जनमत के आधार पर सत्ता में आते हैं। इस इस पूरी न्याय प्रक्रिया, इस पूरी निर्वाचन प्रक्रिया की और आपको निष्पक्षता लग रहा है कि ये प्रक्रिया बिल्कुल सही है, इंटैक्ट चल रही है, अभी सवालों तक के डर की घेरे, नहीं है, अभी तक डर की नहीं है? सवाल इतने सारे खड़े हो रहे हैं कि सस्पिशन पैदा होने लगे हैं। निर्वाचन आयोग का कहना है कि हम पर सवाल मत उठाया करो, नहीं तो इससे हम पर संदेह पैदा होता है। और दूसरे लोग जो सवाल उठाते हैं क्या कहते हैं, आप संदेहास्पद है इसलिए हम सवाल उठा रहे हैं। क्या ज्ञानेश जी ऐसे को भी शायरी पसंद है? नहीं, मुझे नहीं लगता। वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्यूरोक्रेट हैं। मैंने जितने भी उनसे सरोकार हुए हैं उनमें मैंने कभी शायरी की बात उनसे नहीं सुनी है। मुझे अच्छा लगेगा अगर ज्ञानेश कुमार उतने ही प्रोफेशनली चीजों को निर्वाचन आयोग में भी हैंडल करें जैसा कि वो होम मिनिस्ट्री में करते रहे थे। आपको पता होगा 5 अगस्त को 2019 को जब ये संसद में मामला आया और हमारे आर्टिकल 370 को हटाया गया, उससे एक दिन पहले तक किसी को कोई आभास तक नहीं था कि कोई ऐसा बिल आ सकता है। और इस पूरे इशू को एज ए स्पेशल सेक्रेटरी कश्मीर ज्ञानेश कुमार हैंडल कर रहे थे। और उससे पहले भी मेरी उनसे मुलाकात हुई, लेकिन दोस्तों तक के बीच में उन्होंने ये बीच में आने नहीं दिया था कि वो क्या कर रहे हैं। तो इसको प्रोफेशनल हैंडलिंग कह सकते हैं। उनको होम मिनिस्टर का बहुत बड़ा वरद हस्त रहा है। वो अमित शाह के बहुत कदमों से कदम मिलाकर वो अपने कॉरिडोर में चलते रहे हैं। जब अमित शाह सहकारिता सचिव बने तो उनके भी सेक्रेटरी वही थे। बीच में पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी ज्ञानेश कुमार देख रहे थे। तो ज्ञानेश जी ने अपने आप को प्रूव किया है एक प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेट के नाते। सेम प्रोफेशनलिज्म अगर वो इलेक्शन कमीशन में भी दिखाते हैं। अब आप कहेंगे कि वो अमित शाह के करीबी हैं, लेकिन किसी के तो करीबी होगा ही भाई। सत्ता में अगर आप सेक्रेटरी रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस वाले सत्ता में थे उस समय। इंसिनुएशन पर मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन वो एक बहुत 100% वफादार ब्यूरोक्रेट के रूप में काम करते रहे हैं। और कोई किस्से आप बता सकते हैं उनके जिसमें उन्होंने अपने बॉसेस के साथ हेड टू हेड लिया हो और किसी अच्छे नियम और कायदे का फेवर किया हो, क्योंकि आप 21 साल से उन्हें जानते हैं? राम जन्मभूमि न्यास जो निर्माण की भूमिका रही है, इस सरकार की सबसे बड़ा कदम वही था।
और ज्ञानेश कुमार का नाम उससे जुड़ा रहा है। इससे आगे आप क्या जा सकते हैं? हम दूसरे भी जो विवेक जोशी नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं, वो कभी महापंजीयक रजिस्ट्रार थे जो जनगणना का इशू देखता है। जनगणना वाले इशू में आपको मैं बता दूं कि पिछले 2020 से अभी तक, जब से कोरोना काल के डेटा है वो अभी तक सामने नहीं आया। मैं कई बार इसका जिक्र करता रहा हूं कि सरकारों पर क्यों जोर नहीं करना चाहिए। बहुत लंबी अवधि तक वो डेटा अभी तक सामने नहीं है। उनके बाद भी नए बन चुके हैं, वो अभी भी ठंडे बस्ते में हैं। विवेक जोशी वहां पर उसको संभालते रहे थे और उन डेटा को बहुत अच्छे से संरक्षित करके उन्होंने रखा। वो भी एक तरह से क्या रिलीज किया उन्होंने उसे? नहीं, अभी तक नहीं किया है और अभी तक सरकार के पास ही है, और वो भी क्यों? होम मिनिस्ट्री के ये जनरली अंतर्गत क्या ही साइकिल होती है डाटा रिलीज करने की जो विवेक जोशी जी ने हर साल अभी तक होनी नहीं चाहिए, किया? तो हर क्यों नहीं साल किया होनी उन्होंने? चाहिए। मई 2022 के बाद से मई 2023, मई 2024 और अब मई 2025 आने वाला है। ये लगातार लैग है। जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, मेडिकली सर्टिफाइड डेथ के आंकड़े, ठीक जब कोरोना की पहली लहर आई थी उससे पहले तक के हैं, उसके बाद एक भी डेटा सामने नहीं आया है। उसको विवेक जोशी ने प्रिजाइड ओवर किया एज ए जनगणना पंजीयक, महापंजीयक, और उन सबको अपने पास रखा। वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है, तो वो भी एक अच्छे और कद्दावर ऐसे ब्यूरोक्रेट साबित हुए हैं जो अमित शाह की निगरानी में काम कर चुके हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।